हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लिडिया मुराद। तो मैं इथियोपिया से हूँ और मैं आज पहली बार वीडियो बना रही हूँ, वो भी ध्रुव राठी का उसका वीडियो रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसका वीडियो। तो इसीलिए मैं उसकी वीडियो को रिएक्शन बना रही हूँ। तो मैं इथियोपिया से हूँ, तो देखते क्या तुम लोगों का डिश और मेरा डिश कितना सेम टू सेम, कितना पानी में देखते हैं। ठीक है, चलो चालू करते हैं। देश की सिर्फ 1.6% जनता लगभग 30% टैक्स का बर्डन उठा रही है। सरकार ने टैक्स लगा लगाकर उन्हें इतना निचोड़ दिया है कि ये लोग अब मिडिल क्लास कहलाने लायक बचे ही नहीं। कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाकर पिछले 5 सालों में देश को नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई सरकार आम आदमी पर टैक्स लगाकर कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेडिशनली बीजेपी वोटर्स ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने सबसे ज्यादा खून मिडिल क्लास का ही चूसा है। अमेरिका में लोग इंडिया से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल अमेरिका में सस्ता है इंडिया के मुकाबले। इतना सारा टैक्स भरने के बाद आपको मिल क्या रहा है? ना हवा साफ है, ना पीने का पानी, ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना सरकारी अस्पताल, ना नौकरियां हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है। बस अरबपति मौज मना रहे हैं और आम जनता की जेब खाली पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों को किस तरीके से निचोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, इस बात का एहसास धीरे धीरे जनता को होने लगा है। धीरे धीरे जनता की आंखें खुल रही हैं। पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि पॉपकॉर्न को टैक्स किया जाएगा अलग अलग तरीके से, नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न 5% जीएसटी, ब्रांडेड पॉपकॉर्न 12%, कैरेमल पॉपकॉर्न 18%। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला मचा और जमकर मजाक बनाया गया निर्मला सीतारमण का। लोग निर्मला सीतारमण को वसूली ताई कहने लगे। पूरा इंटरनेट मीम्स से भर गया। तो किसी ने लिखा कि निर्मला सीतारमण अपने ऊपर बनने वाले मीम्स पर भी टैक्स लगा देंगे। ये बात अच्छी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये समस्या एक्चुअली में कितनी गहरी है और कितनी बड़ी है। यहाँ बात सिर्फ 10-12 आइटम्स पर लगे जीएसटी की नहीं है। असलियत में देश से मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है और ये मुद्दा निर्मला सीतारमण से कहीं ज्यादा और बड़ा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 2024 के सेकेंड क्वार्टर में इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 3.86% नीचे गिर गया। एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो पैकेज खाने के आइटम्स होते हैं। इसमें कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट, डायपर जैसी चीजें भी आती हैं। वो सारा सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को खरीदना होता है दुकानों से। क्योंकि ये सारे आइटम जरूरत के हैं, अगर इनकी बिक्री कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। इसका कारण बताया गया है इंडिया की श्रिंकिंग मिडिल क्लास। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ रोहित जावा के हिसाब से अर्बन ग्रोथ नीचे जा रही है। लेकिन बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ऑलमोस्ट सभी एफएमसीजी कंपनीज के साथ यही देखने को मिल रहा है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायणन का कहना है कि डिमांड में कमी मेगा सिटीज और मेट्रो से आ रही। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा अर्बन डिमांड कम हुई है। वहीं आईटीसी का कहना है कि इस क्वार्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई। अर्बन एरियाज यानी शहरों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने को। सरकार ने टैक्स लगा लगाकर उन्हें इतना निचोड़ दिया है कि अब वो मिडिल क्लास शायद बचे ही नहीं। इसे डिटेल में समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि मिडिल क्लास एक्चुअली में है कौन। एक बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बिजनेसमैन किशोर बियानी ने डेवलप किया। ये इंडिया को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। पहले सेगमेंट में आते हैं करीब 12 करोड़ लोग, जिनका पर कैपिटा इनकम लगभग 12.3 लाख रुपीस पर ईयर का है। यह है इंडिया की अपर क्लास, जिसे कंज्यूमिंग क्लास भी कहा जाता है और इस सेगमेंट को इंडिया 1 कहकर पुकारते हैं। देश में 50 से 60% कंजम्पशन सिर्फ इसी क्लास के द्वारा की जाती है। इसके नीचे आती है सेकंड नंबर पर मिडिल क्लास, जिसे एस्पिरेंट क्लास भी कहा जाता है।
इसमें करीब 30 करोड़ लोग हैं जिनका पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख रुपीस पर ईयर है। अगर 4 लोगों का परिवार है तो साल के 10 लाख रुपए के आसपास हुआ। ये एवरेज है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। फिर इसके नीचे है इंडिया 3, सबसे बड़ा सेगमेंट जिसमें इंडिया की ज्यादातर आबादी आती है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं। ज्यादातर इंडियन कंपनीज फोकस करती हैं अपर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को सामान बेचने पर। अब यहां पर हो क्या रहा है, इंडियन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिख रहा है कि अपर क्लास के पास तो काफी पैसा है खर्च करने को, और वो कर भी रही है। ये अपर क्लास प्रीमियम गुड्स और सर्विसेज की तरफ जा रही है, लेकिन मिडिल क्लास के लोग टैक्स और महंगाई के बोझ में इतना दब गए हैं कि वो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीद पा रहे हैं। यही कारण है कि ऊपर ऊपर से देखोगे तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, सरकार के पास पैसा भी बहुत आ रहा है, लेकिन मिडिल क्लास की जेब खाली पड़ी है। और तीसरा सेक्शन लोअर क्लास का, उनका तो पूछो ही मत क्या हाल है। गरीबी इतनी ज्यादा है कि उन्हें फ्री का अनाज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग बेवकूफ हैं, उन्हें काम नहीं करना आता, वो काम नहीं करना चाहते और वो हार्ड वर्किंग नहीं है? अगर हमारे इंडियन सीईओज की सुनोगे तो उनका तो यही मानना है। ये बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज कहते हैं कि इंडियन एम्प्लॉइज लेजी हैं, काम नहीं करना चाहते। According to the founder of Infosys, Indians are lazy. लोगों को 70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। कोई कहता है 80 घंटे, कोई तो 90 घंटे पर चले जाते हैं। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ये सैटरडे संडे का is not a Indian thing. This is a Western thing. I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? इन लोगों के हिसाब से गलती आपकी है कि आप इतने गरीब क्यों बनते जा रहे हो। सारा ब्लेम मिडिल क्लास लोगों का ही है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी है। असलियत में दोस्तों मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी कमाई ये सरकार और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स खा जा रहे हैं। यही लोग जो आपको सबसे ज्यादा फालतू का एडवाइस दे रहे हैं, यही आपको लूट रहे हैं। मार्च 2024 में खत्म हुए साल में इंडियन कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 15 साल में सबसे ज्यादा था। FICCI और क्वेस्ट कॉर्पोरेट लिमिटेड की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2023 के जो साल थे, इनके बीच में 6 बड़े सेक्टर्स में इंडियन कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा है। लेकिन एट द सेम टाइम सैलरीज की ग्रोथ नेगेटिव में रही है। सैलरी ग्रोथ नेगेटिव में रहने का मतलब है कि जितनी सैलरी बढ़ी उससे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। पिछले 5 सालों में हर साल ऑन एवरेज 5.7% से महंगाई बढ़ी है, लेकिन लोगों की सैलरीज इस रेट से नहीं बढ़ रही हैं और यह बात सरकार भी मानती है। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने भी अपनी स्पीचेस में बड़े कॉर्पोरेट्स को टारगेट किया है। Corporate profitability has gone up from 5.3 lakh crores in FY20 to 20.6 lakh crores in FY23. Compensation to employees usually is a function of 2 variables. One is the amount of hiring you do and the amount of wage growth you give. And that has not correspondingly grown at the same pace. तो एक तरफ ये कंपनीज बम्पर प्रॉफिट्स कमा रही हैं, दूसरी तरफ ये आपकी सैलरीज नहीं बढ़ा रही, और तीसरी तरफ ये मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे टैक्स ब्रेक्स का फायदा उठाकर कम टैक्स भी दे रही हैं। ये 2019 की बात है कि मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया था और इन कंपनीज को कई सारे बेनिफिट्स दिए थे। सरकार को खुद इसकी वजह से 2019-20 में 1.44 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ था। लेकिन सरकार ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, जब ये कंपनीज अच्छा करेंगी तो इकोनॉमी में वापस पैसे इन्वेस्ट होंगे, इससे जॉब क्रिएट होगी, प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अगर कोई पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन होता तो ऐसा फैसला बिल्कुल ना लेता। पिछले 5 सालों में सरकार को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। जरा सोचकर देखिए, अगर एक कॉर्पोरेट टैक्स कम ना किया होता तो 9 लाख करोड़ रुपए हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए जा सकते थे, पब्लिक सर्विसेज को कितना इंप्रूव किया जा सकता था। देश को नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में, और इस नुकसान की भरपाई सरकार आम आदमी पर टैक्स लगाकर कर रही है। इस चार्ट को देखिए, जितना पैसा सरकार डायरेक्ट टैक्सेस से कमा रही है, 2018-19 में उसमें से 58.3% हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्सेस से आता था, लेकिन 2023-24 में घटकर सिर्फ 46.5% ही रह गया। आज के दिन कॉर्पोरेट्स जितना टैक्स देते हैं उससे ज्यादा टैक्स तो लोग इनकम टैक्स में देते हैं। इस साल 2024-25 में लोगों के 11,56,000 करोड़ रुपए टैक्स देने का अनुमान है, जबकि कॉर्पोरेट्स का 10,42,000 करोड़ टैक्स देने का। पूरे देश में 3% से भी कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन यही 3% लोग इंडिविजुअली ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को एज कंपेयर टू सारी कंपनी
कंपनीज जितनी भी इंडिया में है। ये 3% लोग 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स दे रहे हैं सरकार को इन कंपनीज से। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान टोटल टैक्स रेवेन्यू में से कॉर्पोरेट टैक्सेस का शेयर 35% था, लेकिन अब मोदी सरकार में ये सिर्फ 26% रह गया है। इतना सारा फायदा इन कंपनीज को दिया जा रहा है और ये एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं बढ़ा रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम सैलरी इतनी तो बढ़ा लो जितनी महंगाई बढ़ रही है। सरकार अगर चाहे तो सीधे तौर पर कानून लेकर आ सकती है कि हर साल एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी बढ़नी चाहिए जितनी इन्फ्लेशन हो कम से कम। और ये चीज तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए है, लेकिन नए एम्प्लॉयज के लिए क्या कोई नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं? वो भी नहीं हो रही। 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में भी कॉर्पोरेट्स को कहा गया कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट में डूबे इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के सेल्फ इंटरेस्ट में यही होगा कि वो जॉब्स क्रिएट करने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए, लेकिन अभी तक इन्होंने इसके लिए कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं किया है। और ये करेंगे भी क्यों अगर इन्हें पता है कि चंदा धंधा मॉडल से ही सरकार चलती है। इन पॉलिटिशियंस को घूस दो और ये पॉलिटिशियंस हमारे फेवर में कानून बनाएंगे तो और कुछ करने की क्या ही जरूरत है। इसीलिए जॉब्स की सख्त कमी है देश में। ऐसे समय में अगर आप कंटेंट क्रिएशन जैसी नई फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो और इसे पैसे कमाने के लिए अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो तो मेरा ये कोर्स चेकआउट करो, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। 7.5 घंटे का हाईली डिटेल्ड कोर्स जो आपको सिखाता है कि आप यूट्यूब को अपनी पार्ट टाइम जॉब या अपना फुल टाइम करियर कैसे बना सकते हो। मेरे को 10 साल से ज्यादा का समय हो गया यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हुए और यहां मैं वो आपको सब कुछ सिखाता हूं जो मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस में सीखा हूं। वीडियोस के लिए रिसर्च कैसे करनी है, वीडियोस को शूट कैसे करना है, वीडियोस की एडिटिंग कैसे होती है, इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स का एल्गोरिथम कैसे काम करता है और इन सब से भी ज्यादा जरूरी आप अपनी नीश कैसे ढूंढ सकते हैं, किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जाए। मैं 20 से ज्यादा ऐसे आइडियाज देता हूं इस कोर्स में जो अभी तक यूट्यूब इंडिया पर नहीं देखे गए। और इतना ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 जो सारे अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम आपको समझाता है कैसे आप अलग अलग तरीकों से पैसे कमा सकते हो कंटेंट क्रिएटर बनकर। बहुत ही जबरदस्त फीडबैक रहा है उन लोगों का जिन्होंने अभी तक इस कोर्स को लिया है, तो आप भी जरूर जाकर ट्राई कीजिए। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए क्लास 45, इस पर 45% का बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब वापस आते हैं मिडिल क्लास के मुद्दों पर। इस सब में देश को चलाने के लिए जिस पैसे की जरूरत है वो मिडिल क्लास भर रही है और ये बर्डन मिडिल क्लास के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इंडिया में 2022-23 में केवल 2.24 करोड़ इंडियंस ने इनकम टैक्स भरा था। पहले मैंने 3% से कम का जो नंबर बताया था वो तो एक एस्टिमेट था, असलियत में ये नंबर 1.6% पर है। सिर्फ 1.6% पॉपुलेशन इनकम टैक्स भर रही है देश में, लेकिन टैक्स जो सरकार इनकम टैक्स से कमा रही है 2023-24 में वो 30.2% है। देश की 1.6% जनता 30% बर्डन उठा रही है टैक्स का। कई सारे इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ने बार बार कहा है कि इंडिया जैसी मिडिल इनकम कंट्री को पर्सनल इनकम टैक्स पर नहीं चलाया जा सकता, लेकिन क्या सरकार सुन रही है? ये तो बात सिर्फ इनकम टैक्स की है। इसके बाद आता है जीएसटी। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के हिसाब से टोटल जीएसटी का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इनकम के हिसाब से बॉटम 50% से आता है। 1/3 मिडिल 40% आबादी से आता है और वहीं टॉप 10% आबादी केवल 3 से 4% जीएसटी देती है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो सबसे अमीर लोग हैं देश में वो सिर्फ 3 से 4% जीएसटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और ज्यादातर जीएसटी का बोझ एक बार फिर से मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर आता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार कोविड पैंडेमिक के बाद से इंडिया की बॉटम 50% आबादी की वेल्थ लगातार कम होती जा रही है। 2020 में ही नेशनल इनकम में इनका शेयर गिरकर 13% रह गया था। वहीं टोटल नेशनल वेल्थ में तो 3% शेयर भी नहीं है हमारे देश की आधी पॉपुलेशन। इंडिया के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 72% वेल्थ है और टॉप 1% के पास 40.6% वेल्थ है। जीएसटी जैसा जो टैक्स होता है इसे एक रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में इनकम टैक्स जो है उसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे आप ज्यादा टैक्स भरते हो, लेकिन जीएसटी के केस में ऐसा नहीं है। मिस्टर नारायण मूर्ति अगर 800 रुपए के जूते खरीदते हैं तो वो भी 12% जीएसटी भरेंगे और अगर एक गरीब लेबरर उन्हीं जूतों को खरीदता है वो भी 12% जीएसटी भरेगा। लेकिन इन पैसों को खर्च करना किसके लिए ज्यादा भारी पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। अब सरकार कहेगी कि इसलिए ही तो हमने अलग अलग जीएसटी के रेट्स लगाए हैं। अगर 1000 रुपए से कम का जूता है उस पर 12%, 1000 रुपए से ज्यादा का जूता है उस पर 18% जीएसटी। लेकिन ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सच बात यह है कि सरकार ने डेली यूज की चीजों पर भी जीएसटी लगा रखा है। प्री पैकेज आटा, पनीर, मक्खन, लस्सी, दही, दाल, इन सब पर 5% जीएसटी लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि टैक्स केवल 25 किलोग्राम तक के पैकेट्स पर लगता है। अगर आप 25 किलोग्राम से ज्यादा का पैकेट लोगे तो उस पर टैक्स नहीं है। ऐसा रूल किस लिए बनाया है? ताकि इन बड़ी बड़ी कंपनीज को फायदा पहुंचे। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बल्क में सामान खरीदते हैं और यहां पर भी ये टैक्स देने से बच जाएंगे।
जीएसटी की वजह से दूध के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। जीएसटी आने से लगभग 80% दवाइयों को 12% जीएसटी ब्रैकेट में रख दिया गया है, जबकि पहले इन पर सिर्फ 9% टैक्स लगता था। इसलिए दवाइयों के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स पर अब 18% जीएसटी लगता है, पहले इन पर 15% टैक्स लगा करता था। यानी इंश्योरेंस लेना भी महंगा हो गया है। कमाल की बात यह है कि अमेरिका, यूके और साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने भी इस चीज पर इंडिया से कम टैक्स लगाया है। एक तरफ इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरी तरफ आम आदमी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे में कोई सरकार अगर फ्री हेल्थ केयर देने की बात करती है मोहल्ला क्लिनिक्स के जरिए, तो उन्हें भी तोड़ने की कोशिश की जाती है। कॉर्पोरेट्स को यहां एक और फायदा है इंडिविजुअल लोगों के कंपैरिजन में। कॉर्पोरेट्स को जीएसटी इनपुट मिल जाता है, लेकिन इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को कोई जीएसटी इनपुट नहीं मिलता। इसी तरह लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है, लेकिन इन कंपनियों को इनकम से खर्च घटाकर होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है। इन्हीं कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार सरकारी स्कूलों को और सरकारी अस्पतालों को अच्छा नहीं करती, ताकि एक मिडिल क्लास आदमी मजबूर हो जाए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने में। देश भर में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट सरकारों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये आप इस बात से समझ सकते हो कि 1982 में देश की टॉप 10 कंपनीज में से 6 कंपनीज ने ₹1 का भी टैक्स नहीं दिया था। इन कंपनीज को जीरो टैक्स कंपनीज कहा जाता है। रिलायंस अपनी लिस्टिंग के 30 साल तक जीरो टैक्स कंपनी रही थी। ये सिर्फ 1996-97 में ही था कि रिलायंस ने पहली बार टैक्स दिया हो। इसके अलावा कॉर्पोरेट सीईओज बड़े बड़े टैक्स हेवेंस में जाकर अपनी कंपनियां खोलते हैं, मॉरिशस से लेकर पनामा में। वहां पर पैसा छिपाकर और टैक्स बचाया जाता है। आपको तो याद ही होगा पनामा पेपर्स या अडानी का केस, जहां पर एलिगेशंस लगे थे कि बिजनेसमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के नाम पर इन टैक्स हेवंस में पैसा छिपाया गया। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, कितने करोड़ों का नुकसान यहां पर एलिज किया जाता है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोगों की हालत इतनी खराब है कि उनके सपने भी चकनाचूर होते जा रहे हैं। किसी भी आम आदमी की एस्पिरेशन होती है कि एक अपनी गाड़ी हो और एक अपना घर हो। ये दोनों ही चीजें कंप्लीटली अनअफोर्डेबल बन गई। इंडिया में एक गाड़ी की सेल पर जितना पैसा इस गाड़ी को बनाने वाली कंपनी कमाती है, उससे ज्यादा तो टैक्स लेकर सरकार कमा जाती है। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो उस पर 28% का जीएसटी लगता है। इसके बाद गाड़ी के साइज, इंजन और बाकी फीचर्स के आधार पर और सेस और बाकी टैक्सेस भी लगते हैं। 1200 सीसी की 4 मीटर से छोटी गाड़ियों पर कुल 29% टैक्स लगता है और 4 मीटर से बड़ी 1500 सीसी तक की गाड़ियों पर 45% टैक्स लगता है। एसयूवीज पर तो टैक्स 50% तक पहुंच जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में से है। दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस इसका 31 लाख से लेकर 48 लाख रुपए है। मान लेते हैं कि आपने इसकी एवरेज 39.28 लाख रुपीस की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी। इस गाड़ी का असली प्राइस है 26.27 लाख रुपीस। बाकी 13 लाख रुपए 28% जीएसटी और 22% जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के तौर पर सरकार को जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और ग्रीन सेस के जरिए भी सरकार और पैसा ले लेती है। इसी तरह एक गाड़ी से सरकार को लगभग 18 लाख रुपए टैक्स मिल गया। दूसरी तरफ गाड़ी बनाने वाली कंपनी टोयोटा इससे केवल 40,000 रुपए की कमाई करती है। इसके अलावा फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए 40 लाख रुपए जब आप इकट्ठे करेंगे, इसके लिए आपको लगभग 50 लाख रुपए कमाने होंगे, क्योंकि 40 लाख रुपए कमाने पर लगभग 10 लाख रुपए तो इनकम टैक्स ही लग जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए 26 लाख की गाड़ी 50 लाख रुपए से ज्यादा की पड़ेगी। और टैक्स का सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं होगा। आप जब गाड़ी को चलाएंगे रोड पर तो आरटीओ टैक्स लगेगा, जगह जगह पर टोल टैक्स भरना होगा। अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाएंगे, उसमें से भी लगभग 50% हिस्सा टैक्स का होता है जो सरकार के पास जाएगा। यानी 100 रुपए का पेट्रोल आप भरवाएंगे तो 50 रुपए टैक्स के तौर पर सरकार की जेब में। फिर बात आ जाती है घर खरीदने की। कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक के अनुसार इंडिया की टॉप 7 सिटीज में घरों का एवरेज सेलिंग प्राइस पिछले साल 1 करोड़ रुपए से बढ़कर इस साल 1.23 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। यानी एक ही साल में 23% की बढ़ोतरी। गुड़गांव के शहर में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, जहां घरों की कीमत अप्रोक्सीमेटली 160% बढ़ चुकी है। यहां 2019 में 7,500 रुपए पर स्क्वायर फुट के रेट पर घर मिल जाता था, अब 19,500 रुपए पर स्क्वायर फुट देने पड़ते हैं। इसी तरह नोएडा में हाउसिंग प्राइसेस 146% और बेंगलुरु में 98% बढ़े हैं। इसके बाद भी अगर आप घर खरीद सकते हो तो आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ेंगे सरकार को। अलग अलग स्टेट्स में स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी के वैल्यू की 5 से 10% पर होती है। रजिस्ट्रेशन फीस जनरली 1% पर होती है और बिल्डर को जो वन टाइम मेंटेनेंस डिपॉजिट देना होता है उस पर भी 18% जीएसटी लगता है। अब आप सोचोगे चलो घर खरीद नहीं सकते, रेंट तो कर सकते हैं, लेकिन रेंट का भी यही हाल है। एनारॉक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले
5 सालों में देश की 7 बड़ी सिटीज में 1000 स्क्वायर फुट के 2 BHK के रेंट में 64% का इंक्रीज हुआ है। नोएडा के सेक्टर 150 में जहां 2019 में एवरेज रेंट 15,500 रुपए था, वहीं 2024 में बढ़कर 25,000 रुपए पर मंथ हो गया है। इसी तरह मुंबई में 2 BHK का एवरेज मंथली रेंट 45,000 रुपए पहुंच गया है, जो पैंडेमिक से पहले 30% कम था। अब एक आम आदमी और किस चीज पर पैसा खर्च करेगा? अपने बच्चों को स्कूल में भेजने में। प्राइवेट स्कूल्स में ऑन एवरेज 1.5 लाख रुपए एनुअल फीस हो गई है। 2 बच्चे हैं तो 3 लाख रुपए हो जाएगी। मंथली 25,000 रुपए पड़ता है। इसके अलावा गर्मियों को अगर सरवाइव करना है तो एसी की जरूरत पड़ेगी, उस पर 28% GST लगेगा। एक आम परिवार को घर में फ्रिज भी चाहिए होगा, सामान रखने के लिए 18% GST। आपके नलके से पानी पीने लायक नहीं आता तो आपको वाटर प्यूरिफायर खरीदना पड़ेगा, 18% GST। बाहर की जहरीली हवा में आप सांस नहीं लेना चाहते तो सरवाइव करने के लिए एक एयर प्यूरिफायर खरीदना होगा, उस पर भी 18% GST। अब इन सारे डिवाइसेस को चलाने के लिए आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी, और बिजली का बिल कौन भरेगा? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अनलेस आप दिल्ली जैसी कुछ स्टेट्स में रह रहे हैं जहां आपको बिजली फ्री या सस्ती मिलेगी कुछ यूनिट्स तक, आपका बिजली का बिल आता होगा जिस पर लिखा होगा पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इस महंगी बिजली के रेट में कई सारे अलग अलग टैक्सेस और चार्जेस होते हैं। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में हो तो पहले फिक्स चार्जेस लगेंगे, फिर एनर्जी चार्जेस रेट होंगे यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रेट, उसके बाद व्हीलिंग चार्जेस लगेंगे, उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगेंगे, और फिर 16% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगी। फिर अगर आपकी स्टेट में मौजूद सरकार ने कॉर्पोरेट्स के साथ चंदे धंधे का गेम खेला है तो आप और भी ज्यादा पे कर रहे हो सकते हो। अच्छा, इस सब के बाद अगर आपके पास फिर भी पैसा बच गया हो और थोड़ा पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाना हो तो मूवी टिकट पर भी 18% GST। और मूवी देखते देखते कैरेमल पॉपकॉर्न मत खा लेना, क्योंकि वहां पर भी 18% GST। इतना सारा टैक्स भरने के बाद आपको मिल क्या रहा है? ना नदियों में पानी साफ है, ना हवा साफ है, ना सड़कें ठीक है, ना फुटपाथ ठीक है, ना कोई फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, ना ढंग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ज्यादातर शहरों में। So we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. अमेरिका में लोगों का पर कैपिटा इनकम $86.6 thousand है, लगभग 74 लाख रुपीस, जबकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम है $2,700 यानी सिर्फ 2.3 लाख रुपीस। अमेरिका के लोग इंडिया से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, जबकि दोनों देशों के इनकम टैक्स रेट में ज्यादा अंतर नहीं है। 32 गुना ज्यादा कमाई होने के बावजूद भी इंडियंस अमेरिकन से ज्यादा दाम पर पेट्रोल डीजल खरीदते हैं। अमेरिका में मार्च 2022 में 1 लीटर पेट्रोल 86.97 रुपीस का था, जो हाईएस्ट प्राइस था। वहीं इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल 90 से 100 रुपए में मिल रहा था। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, सरकार का टैक्स। 50% से भी ज्यादा टैक्स लगाती है सरकार पेट्रोल डीजल पर। लेकिन बात सिर्फ फ्यूल की नहीं है, कई सारी ऐसी और चीजें हैं जो इंडिया में ज्यादा महंगी है अमेरिका से। इंडिया में टीवी अमेरिका से महंगा है। एक टीवी आपको खरीदना है, अमेरिका में ज्यादा सस्ता मिलेगा, क्योंकि इंडिया में उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। ज्यादा टैक्स के कारण कई सारे स्मार्टफोन्स भी इंडिया में ज्यादा महंगे हैं अमेरिका से। iPhone 16 का इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस 79,900 रुपीज, अमेरिका में 67,000 रुपीज में मिल जाता है। कारण एक बार फिर से वही, सरकार के द्वारा लगाया गया टैक्स। इंडिया में आईफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी जैसा टैक्स लगता है, साथ में 18% GST। कुल मिलाकर एक आईफोन पर 40% तक का टैक्स लग जाता है। एक बार फिर से अपर क्लास के लोग बड़ी आसानी से फॉरेन ट्रिप्स करके इन सामान को सस्ते में खरीद सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास पर फिर से सारा बोझ आ जाता है। बात बड़ी साफ है, यहां पर हो क्या रहा है। अर्बन मिडिल क्लास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से माना जाता था। इसकी वजह से बीजेपी ने हिस्टोरिकली शहरी इलाकों में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने सबसे ज्यादा खून मिडिल क्लास का ही चूसा है। बहुत से लोगों की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं जो पहले बीजेपी को अंधाधुंध सपोर्ट किया करते थे। मोदी सरकार तो खाली वोट मांगता है, वोट अपना कमाने के चक्कर में बड़ा बड़ा आदमी के देखता है, गरीब के ला के देता है। कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी प्याज बढ़ रहा है, और मोदी जी वर्ल्ड भ्रमण पे जा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं किसी को पता नहीं है। युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार का व्यवस्था नहीं करी है। सैलरीड लोगों के मन में यही बात आ रही है कि मोदी राज में एक तरफ उन्हें ओवर टैक्स किया जा रहा है और दूसरी तरफ अमीर अरबपतियों को और कॉर्पोरेट्स को और अमीर बनाया जा रहा है। 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में मिडिल क्लास की इस नाराजगी का असर साफ देखने को मिला था। CSDS लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार 2024 इलेक्शन में मिडिल क्लास में बीजेपी का वोट शेयर 3% गिर गया,
और अपर मिडिल क्लास में भी 3% कम हो गया। इसी का नतीजा था कि बीजेपी अपने दम पर मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाई और 240 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन इसके बावजूद भी 6 महीने हो गए हैं और मिडिल क्लास को अभी भी उसी तरीके से निचोड़ा जा रहा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है लेकिन सैलरीज नहीं बढ़ रही। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड हाई पर है लेकिन लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। मिडिल क्लास की इस खराब हालत का असर सिर्फ इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी पर भी पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट जे बैरो ने रिसर्च करके दिखाया कि जिन देशों में नेशनल इनकम का ज्यादातर हिस्सा मिडिल क्लास के पास जाता है उन देशों के डेमोक्रेटिक रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिन देशों में मिडिल क्लास घटने लगती है वहां पर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो नेता लोग, जो पॉलिटिशियंस कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं उन्हें आप सपोर्ट करना बंद करें, उन्हें वोट करना बंद करें ताकि मिडिल क्लास के पास ये ताकत वापस आ सके। याद रखिए ये आप ही का ही पैसा है जो आपसे छीना गया है और कॉर्पोरेट्स को दिया गया है। आपका ध्यान भटकाने के लिए पॉलिटिशियंस धर्म और जाति के मुद्दे उठाएंगे लेकिन आपको याद रखना होगा कि असलियत में जो चीज मायने रखती है वो है ये इकोनॉमिक सिचुएशन, गरीब लोगों की और मिडिल क्लास की यूनिटी, मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले सभी लोगों की यूनिटी इस कॉर्पोरेट सरकारी माफिया के खिलाफ। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। कूपन कोड है क्लास 45। अब ये वाला वीडियो भी जरूर देखना जिसमें मैंने बात करी है कि किस और तरीके से ये कॉर्पोरेट माफिया आपकी जिंदगी पर असर डालता है। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे देश में है वो इंडिया से कितना मच है, क्योंकि जीएसटी के बारे में तो नहीं, जो देश को चला रहा है वो या हमारे देश में हो रहा है वो सेम टू सेम चलता है। हमारे देश में हम इथियोपिया में है, वो अफ्रीका में है, तो वो इतना बड़ा देश तो नहीं है लेकिन छोटा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश रहते थे, इतना खुश कि बहुत अच्छा चल रहा था हमारा देश, बहुत ज़्यादा अच्छा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया कि जो अभी चल रहा है, तो वो जब आ रहा था ना हमारी तरह यूथ था, मतलब इतना बड़ा बुद्धा तो नहीं है, तो वो हमसे कनेक्ट कर रहा था कि वो हमको क्या अच्छा लगता है और देश को किस तरह बना रहा है। वो मतलब इतना शुगर बोलता है कि इतना अच्छा बोलता था कि उस वक्त कि बस हमारे देश के लिए बस नया दिन आ गया, नया मतलब हम सोच रहे कि हम जन्नत में जा रहे हैं, हमको मतलब जन्नत में जा रहे हैं। वैसा सोच रहे थे कि वो उसको बोलना, जो रैली में जाता है वो बोलना, उसकी वजह से जब रैली हो रहा था ना उस वक्त कितना लोग मर गए और बम का ब्लास्ट भी हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। लेकिन हम उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया तो वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है, कुछ महीने अच्छा चलता है, अच्छा चल रहा है, सब ठीक, रोड को अच्छा कर रहा है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ वक्त बाद उसका असली चेहरा, असली मकसद सामने आना लगा। तो इतना सामने आ गया कि अब हर माँ, हर बाप, हर इंसान की जुबान पे ये है कि ये इंसान मर जाए, जिंदा ना रहे, उतर जाए नहीं, जिंदा ना रहे। क्योंकि जब वो प्राइम मिनिस्टर बना अब तक 1 मिलियन लोग मर गए। क्यों? किस लिए? कुछ ज़मीन की वजह से और कुछ लैंग्वेज की वजह से। मतलब हमारे देश में अभी इस तरह है कि तू खुलकर एक घर बना नहीं सकते, क्योंकि अगर घर बनाओगी वो सवाल आएगा, पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे लेकर आ गया। अगर वो बोलते हैं कि मेरी बेटी अरब मुल्क में या दूसरा देश में
कैसे आया, वो क्या काम करती है, और तुम्हारा घर उनको अच्छा लगा, तुमको निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगा। तो हमारे देश में इस तरह बन चुका है अभी। मतलब अगर मैं इधर दुबई में 13 साल हो गया कि अगर अपने देश के बारे में सोचो ना, इतना नफरत है, क्यों गिनाते हैं। मतलब बाहर से बहुत खूबसूरत बन चुका है, उसने बहुत खूबसूरत बना दिया है। अड्डिस अबा को, दूसरा जगह को बहुत खूबसूरत बनाया है, इतना कि मतलब अट्रैक्शन हो जाता है कि दूसरा लोगों के लिए कि दूसरा देश जाकर घूमने के लिए घुमाने के लिए बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन हम उस देश के वासियों के लिए बहुत बहुत बुरा बन चुका है। इतना बुरा कि अब हर लड़का 18 साल हो गया बाहर दूसरा मुल्क में जाने के लिए निकलता है। कभी कभी वापस आ जाता है, कभी कभी मासलामा हो गया ऊपर। और जो हम कुछ साल के लिए बोलकर हमने अपने देश से निकल गए, इधर ही रह गए। क्यों जाए? क्या है? कुछ नहीं कि 1 किलो आटा हम खरीदेंगे कि हमारे देश का पैसा पहला था 5 ब्र पर, लेकिन अभी 100-200 में खरीदोगे। घर का रेंट इतना ज़्यादा है। पहला था, उसके आने से पहले था 1000-2000, अभी हो गया 10,000। तो कौन रख सकता है उस घर में? कोई नहीं। तो आधे लोग सोचते हैं कि हम दूसरा देश में जाएं कि हमारा फ्यूचर बनाए, लेकिन जब दूसरा देश में जाने के लिए निकलते हैं, आधा लोग वापस आते हैं क्योंकि इनको निकाल लेंगे या पकड़ा जाएगा पुलिस से। दूसरा लोग जाते हैं कुछ बाहर में, और कुछ अगर दूसरे मुल्क में चले गए जेल में होंगे। बहुत हमारे देश इस तरह है कि बाहर से बहुत खूबसूरत बन चुका है, इतना खूबसूरत बना चुका है। हमारा देश वैसा नहीं था, लेकिन जब तुम अंदर जाकर रहने लगोगे, मतलब कैसे रहो? क्योंकि मतलब अगर कोई मरेगा, चोरी होगा, रास्ते में जाओगे। हमारे देश ऐसा चोरी नहीं, कभी कभी जिंदा हो गई या हॉस्पिटल में हो गए। ऐसा चोरी करके नेकलेस या मोबाइल या चोरी करके भागते नहीं, मारते और तुम्हारी जान चला जाता है। वो नेकलेस लेकर चला जाता है। रास्ते में कैमरा नहीं है, और अगर कैमरा होगा वो पकड़ा भी जाएगा तो ज़मानत में निकल जाएगा। उसके पास पैसा है, वो वैसा नहीं है, बस निकल जाता है। हमारे देश में कुछ महीने पहले एक फेवन लड़की थी 5 साल की, उसका पड़ोसी ने उसके साथ रेप कर मार दिया, और उसका 5 साल की लड़के को, तो उसको कितने साल सज़ा हो गए? 11 साल। ओके, 11 साल सज़ा हो गया। उसके बाद उसके पास एक लॉयर हो गया और वो ज़मानत में निकल गया। फिर वो चीज़ पब्लिक में आ गई, चिल्लाया, लोग बाहर निकले गए। उसके बाद क्योंकि उस फेवन के बारे में इतना ओवर हो गया कि दूसरे मुल्क के लोग भी बोलने लगे, हॉलीवुड वाले बोलने लगे, बात करने लगे, क्यों छोड़ने लगे। तो इस वजह से बहुत कुछ होकर उसको फिर से अंदर कर दिया गया, वरना निकालना जाता है। और हमारे देश में ऐसा है कि हमारे देश में जैसे इंडिया की तरह है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है और बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज़ फ़र्क है, तुम लोग इंडिया को एक ही मानते हो ना। मतलब पंजाब है, हर रिलीजन है, हर लैंग्वेज है, हर जगह से लैंग्वेज अलग अलग है। हमारे देश में भी वैसा है, लेकिन तुम लोगों की इंडिया की एक ही तिरंगा है। हमारे पास हर जगह
हर देश हर स्थिति में अलग अलग मतलब जंगा है तो तिरंगा है, तो इस वजह से भी नाराज़ी हो जाता है। लेकिन मुल्क के लिए पूरा मुल्क के लिए एक ही है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग तिरंगा है, अलग अलग, उस वजह से भी नाराज़गी। हम बड़ा है तुम लोगों से, हम तुम लोगों से बड़ा है, हम तुम लोगों से बड़ा है, इस वजह से इतना है कि क्या बोले। और हम एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि डोरोव्राती को कुछ मतलब हमारे देश में इतना है कि कुछ लोग हिंदी को जानते और समझते भी, क्योंकि हम शाहरुख खान के फ़ैन हैं, अल्लू अर्जुन का, अमिताभ बच्चन का, प्रियंका का, प्रीति जिंटा का, काजल का, बहुत, रेखा जी का बहुत ज़्यादा फ़ैन। और टीवी सीरियल से तो एकता कपूर, बाप रे, इतना ज़्यादा फ़ैन है लोग, बहुत सीरियल को देखते, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी जानते, आधे मतलब 100 से 2-3% मेरी तरह हिंदी को जानते। तो कुछ डोरोव्राती, कुछ हमारे देश के बारे में सच्चाई भी बोलो कुछ, क्योंकि हमारे देश में इतना हिम्मत वाला नहीं है कि तुम्हारी तरह जो सच्ची बोले। नहीं, हमारे देश में इस तरह लोग हैं कि एक दूसरे को नोचे खाए, वैसा लोग हैं। तुम्हारी तरह सच्ची बोले, ये करो वो करो, पर बोलने वाला नहीं। तो कुछ अगर तुम मेरे वीडियो को पता नहीं देखोगे कि नहीं, लेकिन अगर देखोगे तो थोड़ी सी, हाँ, मैं इथियोपिया के बारे में थोड़ी सी, हमारे देश के बारे में इतना सा भी कुछ सच्चे बोलो। और मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगी कि मेरे देश के वासी वाले देखे और सुने। सच्ची हमको जानते हैं सच क्या है, लेकिन उस चीज़ को बोलने को या दुनिया के सामने लाने को डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरती, इतना ज़्यादा डरती है कि बस आज ज़िंदा रहे, कल को कौन जाने। कल की बच्चों के लिए सोचते नहीं हर कोई। तो तुम सोचने वाले हो तो तू बराए, तो थोड़ी सी इतनी सा भी हमारे देश के बारे में कुछ बोलो और कुछ बात करो, क्योंकि तुमको बहुत मेरे लोग देखते, इंडिया वाले नहीं, दूसरे देश के वाले भी देखते जो हिंदी जानते जैसे मेरी तरह। तो कुछ बोलो, हमको अच्छा लगता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।